सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशियरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए बहुत पहले, जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे। लेकिन हमने तो बकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को बेच दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, जो डिक्टेटर था। ठीक है, उसने कहा था कि जी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई भाई हैं जी। हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। अब उसके बाद वो 40 साल यहाँ पे रह के गए, ना उनको सिटीजनशिप दी है और ना उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिले हैं। उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इस वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी। और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, दूसरा डिक्टेटर, हमारे सरों के ऊपर थोपा गया। ठीक है, जमहूरियत को तो ये लोग मानते नहीं है। उसने पकड़ के जो है वो अड्डे दे दिए इनको, अमेरिका को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जो हमारी आए रोज बॉर्डर पे मसले बने होते हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है। आप यही इस चीज को आप लीगल कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कोई फायदा पहुंचे। ऐसे ही है। जब हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने तब इस मुल्क की तबाही फेरी है। अच्छा दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं और वो लोग प्रैक्टिकली देखे। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पर अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहें वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के लिए, क्या वो वहां पे जाएंगे अब? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहां से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएंगे पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है। देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है, उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता। वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर डायलॉग करेंगे। दूसरी साइड पे ये चीज देख लें कि जब से पाकिस्तान और इंडिया लहदा हुए, पाकिस्तान से कितने हिंदू कम्युनिटी इंडिया गई और इंडिया से कितने मुसलमानों ने यहाँ पे आना चाहा या आना चाहेंगे। आज अगर प्रॉपर अनाउंस हो जाए कि भाई इंडिया से जो भी मुसलमान है, जो हमें बताया जाता है जी बड़ा जुल्म ये वो, तो क्या कितने मुसलमान आएंगे? दूसरी साइड पे आज इंडिया वाले बॉर्डर ओपन करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो कितने हिंदू यहाँ से वहां जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन कर दो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना कि वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हों। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया, और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। ऐसे ही है। ठीक है,
आपको पता ही नहीं है। आप पहले इल्म तो जाके सीखे ना कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। और इससे इमेज किसका खराब हुआ? श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया, वो एक बैग मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया है, ठीक है। और आप अपनी जड़ावाला में आपने क्या किया, आप अपनी पहले इमेज तो बेहतर कर लें कि लोग आपके पास आके रहना भी तो चाहें। अब 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। बकायदा हमने फंडिंग ली है, कोई एहसान नहीं किया। और अच्छा, सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले के भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। ना ही वो इस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के, हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम पे। हमने प्रॉपर अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। 80,000 से ज्यादा जानें भी गई और हमने अरबों डॉलर जो है वो भी लुटाए, ठीक है, और सिर्फ अपनी गलती की वजह से लुटाए। अब मुझे बताएं, इंडिया ने आज तक किसी दूसरे की जंग में शिरकत की है? तो हमने क्यों दूसरे की जंग में जाकर शिरकत की? ठीक है। जब एक हमारे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर कंट्री के अपने अलाइड्स हैं, ठीक है, अलाइज हैं सॉरी, जो कि एक ब्लॉक्स बनते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, जब इसराइल फलस्तीन वाला मसला बना, वो दोनों के साथ उन्हें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखे। ठीक है, आपको बड़ी बात बताता हूँ, आप इसराइल फलस्तीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की वार पूरी दुनिया में जिसका जिक्र किया गया, मैं कहता हूँ अभी CNN की रिपोर्ट आई है कि भाई रशिया यूक्रेन की वार में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला था, न्यूक्लियर अटैक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से वो रोका गया। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मना किया या उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें, ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, रशिया यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर इन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड, नोबल पीस अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करने की बातें की जा रही हैं। जी, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आती है और आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। और आप देखें कि पाकिस्तान की वर्थ यहाँ तक चली गई है कि अभी सऊदी अरब ने रमजान शुरू होने पे लाखों अरबों डॉलर, मेरे ख्याल लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, और हमें उन्होंने सदके की खजूरें भेजी हैं। ठीक है, आप अपनी वर्थ का इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री, अभी ये इस्लामिक कंट्री है। और फिर बड़ी बात, जो खजूरें आई यहाँ पे टनों के हिसाब से, मेन सवाल ये बनता है कि क्या खजूरों का रेट पाकिस्तान में कम हुआ? मेन सवाल तो ये बनता है। जैसे ही अब देखे ना, अब यूरोप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, जब वहाँ पे रमजान शुरू होता है तो वहाँ पे कीमतें नीचे लोग ले जाते हैं। जब मुस्लिम्स का एक त्यौहार है, ठीक है, उसको हम नीचे लेके जाएं। शायद इंडिया के अंदर भी ये होता होगा, देखने वाले बताइएगा, ये आप जरूर गाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान शुरू होता है, यहाँ पे हर चीज की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और अभी भी खजूर जो आई है वहां से, अभी देखें ना, सबसे पहले आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल देखें कि हमें वो इस काबिल नहीं समझते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। वो हमें इस काबिल समझते हैं कि इनको सदका दे दिया जाए, खरात दे दी जाए, ज़कात दे दी जाए। और हमने शायद 75-76 साल कोशिश भी यही की है। हमारी कोशिश ज्यादातर यही रहती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है मीडिया के सामने और एंकर ये सवाल पूछता है कि आपको कितनी एड मिली है। क्या हमारे लिए ये बेइज्जती का मुकाम नहीं है कि 25-26 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है? इमरान खान जब लास्ट टाइम उसने अमेरिका का विजिट किया तो जर्नलिस्ट ने उसने क्या क्वेश्चन पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि आपने यहाँ से पाकिस्तान की एड लेने की बात की, हम पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्म से झुक गए। कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा जा रहा है कि आपने एड कितनी ली। हालांकि सवाल ये पूछना चाहिए था कि आपने दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात के बारे में क्या बात की, ट्रेड के बारे में क्या बात की, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बात की। और जो आपने बोला कि रमजान में कीमतें कहाँ पे ज्यादा हुई, कहाँ पे कम हुई, इस हवाले से मुझे एक भाई ने एक फोटो भी भेजी है, वो मैं जरूर साथ अटैच करूंगा, कैमरामैन एडिटर से बोलूंगा वो साथ अटैच करेंगे। देखें किस तरीके से नॉन मुस्लिम रमजान को नाजिक, मतलब यह है कि देखें रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं। और बड़ी बात यह, हमारे इधर आपको नहीं लगता दिलशाद भाई, क्वालिफिकेशन जो है अगर प्राइम मिनिस्टर की, वो ये समझी जाती है कि भाई आप अगर ज्यादा एड ले सकोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, बजाय ज्यादा ट्रेड कर सकोगे तो फिर नहीं। अब देखिए, कुछ लोग जो अहमक लोग और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है। और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल आपकी ये इंटेग्रिटी के बाद खिलाफ है, आपकी सालमियत के खिलाफ है ये बात। आपने कैसे उनको दिए? और आप जब तक, अब देखें, हमारा पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क आ जाता है। हम मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शंस गुजरे को 3-4 महीने भी नहीं हुआ, मेरा ख्याल है, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, 3-4 नहीं, 2 महीने मैक्सिमम हुए।
इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे 3-3 दिन बाद आते रहे हैं। आप हमारी जमहूरियत का जनाजा यहाँ पे निकलता ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, ये चीजें जो आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, यही बातें हमारी आम पब्लिक को कैसे समझ आ सकती है? बात तो ये है, देखिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो की, प्रोग्राम किया, घर चले गए, आपने बात की, घर चले गए, मजा तो फिर है जब इन्हें समझ आए, ये भाई को समझ आए, ये जो लोग यहाँ पे खड़े आपको सुन रहे हैं, इन लोगों को समझ आए, ये कैसे पॉसिबल है? पहले की निस्बत काफी बेहतरी आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करता, वो तो सिर्फ जो अंदरूनी हालात है उनको डिस्कस कर रहा होता है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल बात हो ही नहीं रही होती। इवन ये कह दिया जाता है, जो इन चीजों को डिस्कस करता है, ये कह दिया जाता है, ये देखो जी पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। अगर आप इसी डगर पे चलते रहे तो आप देखेंगे कि आइंदा 40-50 सालों तक हमें किस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आपका मुल्क, ब्रदर मुल्क ईरान है, ठीक है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अफगानिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सऊदी अरब के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इवन बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अगर आप यही निकालें इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, जबरदस्त, ईरान के साथ कैसे हैं, आप देखें ना कि आपके जो करीबी मुल्क हैं, आपके उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाता है और शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गया तो उसके पूरे कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग की गई। ठीक हो गया। तो हमारे लिए ये बदनामी का बाइस नहीं बनते ये लोग। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नेबर कंट्री की बड़ी तारीफ की जाती है। मैं कहता हूँ फैक्ट के ऊपर आप चीजें देखें ना, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री है। इंडिया वाले ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट उन्होंने बनाया है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया के साथ अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का की अनाउंसमेंट की है, प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। यूएई के साथ इंडिया साइड कश्मीर में वो मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें जो सा एड भेज रहे हैं। कौन सा एक कंट्री ऐसा है, चले मैं यही चैलेंज करता हूं कि नेबर कंट्री इंडिया के हवाले से बता दें, कौन सा इस्लामिक कंट्री ऐसा है जिनके साथ उनके रिलेशन बेहतर नहीं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के या कोई एक कंट्री को छोड़ के। 57 कंट्रीज में से कितने कंट्रीज ऐसे हैं? आप हिसाब लगा लें, 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो हम पाकिस्तान को चूज करें? सवाल तो ये है। सवाल ये मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्क है दुनिया में, या नॉन इस्लामिक को तो आप छोड़ दें, मैं तो वैसे इस्लामिक और नॉन इस्लामिक को छोड़ दें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चाइना भी तो हमारे यहाँ सी पैक बना रहा है ना, उसको एक लंबा रूट तय करके जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, उसने एक शॉर्टेस्ट रूट बना लिया जिससे वो अपना फायदा उठाएगा। आप लोगों ने सिर्फ पैसे लेने हैं वहां से जगह गुजारने के, सी पैक जो आप लोग बना रहे हो, जो गेम चेंजर है, जो गेम चेंजर आप कह रहे हो, आपकी अपनी उसके अंदर आउटपुट कुछ नहीं है। आपने सिर्फ वो जहाँ से जगह गुजरनी है वहां से आपने पैसे चार्ज करने हैं। एक तरह के आप मालिक मकान की हैसियत रखते हैं कि आपने किराया ले लेना है, सिर्फ किराया लेना है। मजेदार भाई दिलशाद भाई तब थी, या देखने वालों को मैं कहना चाहूंगा मजा तब था कि जब यहाँ पे जो सी पैक के हवाले से बात की जाती है, ग्वादर में जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है वो इंडस्ट्री पाकिस्तान की लगती। चलो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना लगती, चाइना ही लगा लेता, लेकिन वहाँ पे जो मैनेजिंग पोस्ट पे लोग हैं वो पाकिस्तानी हो जाते। लेबर सिर्फ लेबर पाकिस्तानी, मैनेजर सारे चाइनीज, इंडस्ट्री सारी चाइना की। इवन बलोचिस्तान के लोग तो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मतलब किस बात का हम रोना रोए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं, जो लॉलीपॉप सी पैक के नाम पे दिया जा रहा है, या जो जी गेम चेंजर है। आपको लगता है कि ये वाकई में गेम चेंजर है, या बलोचिस्तान के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए जी, अभी तक तो जो उन्होंने सब चीज यूज की, इंजीनियर्स जो थे वो सारे चाइना से आए हैं, इंडस्ट्री उनका सारा जितना मटेरियल है वो सब वहाँ से यूज हुआ है। पाकिस्तान की तो लोकल प्रोडक्शन नहीं यूज हुई। लोकल प्रोडक्शन का तो हमें ये हालांकि हम सिर्फ यहाँ पे बाइक भी असेंबल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और हर चीज हमारी इम्पोर्ट हम कर रहे हैं बाहर से। तो जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को नहीं उठाएंगे, लोकल लोगों को नहीं यूज करेंगे। अब देखें, कौमों का हिसाब लगा लें, अभी पंजाब के अंदर जो नई चीफ मिनिस्टर बनी है, उसने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये लोगों को ये दिया, राशन दिया है, ठीक है। क्या आप एक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? क्या आप एजुकेशन के ऊपर वो पैसा नहीं लगा सकते? अभी तक हम उसी चीज में फंसे हुए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के अंदर, क्योंकि हमें एक नारा 70s में दिया गया और था, वो भी नहीं हम पूरा कर पाएंगे। जो इस टाइम हमारी कंडीशन है, मैं कहता हूँ रोटी, कपड़ा, मकान ही पूरा कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। IMF से कर्जा लिए बगैर, IMF से कर्जा लेके पूरा कर अभी हमने अप्रैल मई के अंदर IMF से ट्रेंच लेनी है, ठीक है। अगर IMF से ट्रेंच नहीं लेंगे तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और IMF ने इस दफा हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी पेंशनों के ऊपर बात की है, उन्होंने बिजली के जो बिल है उनको बढ़ाने की बात की, गैस के, जाहिर है फिर आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मानोगे तो फिर वो आपको ट्रेंच देंगे, ठीक है। जब आप घुटने टेक के बैठे हो, आपकी मईशत घुटने टेक के बैठी है, और आपकी जमहूरियत का ये हाल है कि लूली लंगड़ी जमहूरियत है कि आपके इलेक्शन सही टाइम पे नहीं हो रहे। और अगर वो एक गवर्नमेंट आई है, अभी जो गवर्नमेंट आई है, अब देखिए अभी जो गवर्नमेंट आई वो इंतहाई अनस्टेबल गवर्नमेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी टर्म पूरी करेगी। जब आप अनस्टेबल गवर्नमेंट लेके आते हैं, और अनस्टेबल गवर्नमेंट कौन लेके आता है?
ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान के लोग, आम जो सादा लोग हैं, वो बुरे नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये भाई बात कर रहे हैं, कितने लोग, कैमरामैन अभी दिखाए, कितने लोग खड़े होकर सिर्फ सुन रहे हैं। इसका मतलब है इनकी बातों से एग्री करते हैं तो सुन रहे हैं, और बल्कि पूछ लेते हैं भाईजान ये जो बातें कर रहे हैं, हाँ ना में जवाब दे दें, क्या ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। होना चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, होना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए आबिद भाई, दिलशाद भाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, अगर कोई अच्छी बात की जाए, पॉजिटिव बात की जाए, तो उसको एक्सेप्ट करने की तरफ आते हैं। यानी हमारा मीडिया या हमारे जो प्लस पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज को खुद नहीं आगे ला रहे। देखें, अगर आप अच्छी बात करें, लॉजिक से बात करें, तो लोग सुनते हैं बात, ऐसे ही है। और लोग उस पर अमल भी करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मसला आता है जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस चीज को क्या कहते हैं, हाईलाइट नहीं करता। ठीक है, अवेयरनेस पैदा नहीं करता। ठीक है। अब सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि ट्विटर को इन्होंने बंद किया हुआ है। हाँ। उस पर VPN लगा के हमारा जो वजीर दाखिला है वो कहता है कि आप उससे, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि ट्विटर बंद है, वो कहता है VPN चला लो। यार ये देखिए, ये आपकी मेंटेलिटी का हाल है। क्या आप ट्विटर बंद करके, फेसबुक बंद करके, एक पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है, आप सारा कुछ बंद कर देते हैं? वो दौर चला गया, वो 80s का दौर था, 70s का दौर था, जब आप लोगों की जुबानें बंद कर लिया करते थे। तो प्रॉपर असेंबली में ये मतलब पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवाया जा रहा है कि भाई आप सोशल मीडिया जितनी भी एप्स हैं, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब को शायद छोड़ के फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब को बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में। अच्छा, आप इन सबको बैन करके क्या आपको लगता है कि जो कुछ मखसूस लोग हैं वो अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे? अगर आप फेसबुक बंद कर लेंगे या व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया, तो हम कट के नहीं रह जाएंगे पूरी दुनिया से? पूरी दुनिया से आप पहले ही पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। आपके साथ ना कोई ट्रेड कर रहा है, ना आपके साथ। अब मुझे बताएं, पिछले तकरीबन साल या 1.5-2 साल से कौन सा किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है जिसने पाकिस्तान का दौरा किया? ये मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है। या कौन से मल्टीनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको वो बिल गेट्स है या चाहे सऊदी है या जो भी है क्राउन प्रिंसेस है, वो सिर्फ आपको एड भेज देते हैं, चंदा भेज देते हैं कि यार ये लो चंदा। और जिस कौम को चंदे की आदत पड़ जाती है, वो कौम हमेशा चंदे जोगी रहती है। और दूसरी साइड पे वही बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, शादी पे गए हैं, जो रिसेंटली मुकेश अंबानी की शादी हुई है, उसके बेटे की शादी हुई है, वो उस पर कितना हाईलाइट हुई है सारी चीजें, और कितने बड़े बड़े लोग गए हैं। और आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक इवेंट हुआ है पिछला, मैं तो जब से होश संभाली है मुझे तो तब तक से नजर नहीं आया। तो देखिए, आप पहले नंबर पे अपनी जमहूरियत को डगर पे लाएं, आप डेमोक्रेसी को प्रिवेल करें। मैं आपको बात बता देता हूँ, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे हुए हैं। डिक्टेटरशिप भी आपने लगा के देखी, आपने उसके बाद एक अजीब किस्म का मार्शल लॉ भी लगा के देखा, सिविलियन मार्शल लॉ भी लगाया, डिक्टेटरशिप भी लगाई, सब कुछ। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को पनपने दें, ठीक है, और कम से कम 4 से 5 गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी टर्म्स पूरी करेंगी, प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी करेगा, उस इकोनॉमी को बेहतर करें, डिप्लोमेसी लेके आए, अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर करें, और प्लीज इस फिरका वारी से, इस मजहबी नफरत से बाहर निकलें और अपने दिमाग थोड़े से खोलें। जो कि रिसेंटली वाकयात मैंने 4-5 आपको गिनवाए हैं, ठीक है, इससे मुल्क का इमेज बहुत खराब होता है, नुकसान पाकिस्तान का होता है। दिलशाद भाई, मुझे लास्ट में आप ये बताएं, क्या वजह है इंडिया तो तमाम इस्लामिक कंट्री से रिलेशन बेहतर कर रहा है? मैं कहता हूँ इस्लामिक कंट्री, चलो ये एक बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज वो तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर रहा? ये भी एक मतलब हमारे से सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर वो सऊदीया से कर रहा है, पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहा? अगर वो अफगानिस्तान से कर रहा है, पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब है पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, नफरत करता है। आपके साथ ताल्लुकात वो कैसे बेहतर करे? हमारा जो रिसेंटली ये जो अनवारुल हक काकड़ था, हाँ। उसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया से 100 जंगे लड़ने को तैयार हैं, 300 जंगे लड़ने को तैयार हैं। अब जब इस तरह की आप स्टेटमेंट्स देंगे, उसके बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, ये चीज है, ठीक है। जब आप एक सॉफ्ट इमेज देंगे, जब आप कोई अच्छी बात करेंगे, तो आगे से भी आपको रिस्पांस मिलेगा। जब आप ही एक तस्वुर बना के बैठे हुए हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो इंडिया करवा रहा है, ठीक है, और जो भी हमारा फायदा हो रहा है वो हमारा चाइना करवा रहा है। बेशक चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त मुल्क है, या जो भी उनके साथ होना चाहिए, लेकिन साथ इंडिया भी होना चाहिए, ईरान, अफगानिस्तान। इंडिया का हमें ज्यादा फायदा, अफगानिस्तान के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तो हमारे जो बॉर्डर के ऊपर हमारा जो इतना पैसा लगता है और इतनी जाने जाया होती है, वो कम से कम वो बच जाए, हम स्मगलिंग से बच जाए। अगर ईरान के साथ हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए, हम ईरान से तेल खरीद लें, ठीक है, गैस खरीद लें, गैस पाइपलाइन बिछा लें, ठीक है। अब पिछले दिनों मैंने सुना था गैस पाइपलाइन का ईरान के साथ जो मेरे ख्याल पाकिस्तान का शायद मुआहिदा हुआ है, वो भी खटाई में पड़ गया है। खटाई में क्या, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, फाइन करवाना, जुर्माना कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ईरान के साथ अगर आप बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, तो वहाँ पे हम मछली की जो मछली है वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे
इंडिया के साथ अगर हम ताल्लुकात अच्छे करें तो हमें एक बॉर्डर खोलने की जरूरत है, हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैंने दुबई का विजिट किया और मैं वहां पे जाके हैरान हुआ। मुझे आइडिया था कि इंडियन प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन मैं हैरान हुआ, बाइक्स जितनी भी रोड पे नजर आ रही थी सब मेड इन इंडिया। चाइना की बाइक्स का दूर दूर तक मतलब होंगी, लेकिन मुझे नजर नहीं आई। पाकिस्तान में ये चीज क्यों नहीं पॉसिबल? मतलब दुबई या अगर यूए की बात करें, इस्लामिक स्टेट्स नहीं है वो, सऊदी अरेबिया इस्लामिक, अगर वो लोग, और फिर उन्होंने वहां पे मुझे लोगों ने बताया, देखने वाले जरूर बताइएगा कि दुबई में जो ट्रांसपोर्ट बसेस यूज हो रही हैं वो सारी मेड इन इंडिया है। हमारे इधर क्यों नहीं हो पाता? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी मुल्क अगर तरक्की करता है ना तो उसके पीछे मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं होता। कोई भी मुल्क है अगर वो तरक्की करेगा तो वो सिर्फ इस बिना पर करेगा कि उन्होंने जाती एफर्ट्स पूरी कौम मिलकर पुट करती है, ठीक है। और उसमें आपको एक ऐसा लीडर मिलना चाहिए। जब तक आपको लीडर नहीं मिलता तब तक वो कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जैसे इंडिया को मैं मानता हूँ, चाहे मेरी बात से कोई इख्तिलाफ रखे, मोदी एक अच्छा लीडर है, ठीक है। और अपनी कौम के लिए तो जबरदस्त, अपनी कौम के लिए तो उसने सब कुछ किया है ना, ठीक है। पाकिस्तान तक अभी तक लैक ऑफ लीडरशिप चल रही है। आप मुझे बताएं, एक ऐसा लीडर जब पैदा होता है, जब वो पब्लिक में जाता है, जब उसकी पब्लिक ओपिनियन बनती है, या तो उसको मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, या उसको वैसे साइड पे हटा दिया जाता है। अब मैं 3 बड़ी बड़ी एग्जांपल दूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो, ऐसे ही वो पीक पे था अपनी, उसको जुडिशियल मर्डर कर दिया गया उसको, और हमारी अदालतों निजाम देख ले कि 50 साल पहले उसको जुडिशियल मर्डर हुआ है और इस केस का फैसला आ जा रहा है कि उसको गलत फांसी हुई है। अब उसको कब्र से बाहर निकाल के इस इंसाफ दिलाएं, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे को सजा दी गई और 50 साल बाद ये कहा गया कि भाई मिस्टेक हो गई या गलत फैसला है। अब मुझे बताएं कि जो लोगों ने मिस्टेक करवाई उस वक्त पे, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे ने, अभी जनरल ज़ियाउल हक ने ये मिस्टेक करवाई थी, मैं खुल के बात करता हूँ, ठीक है। अब उसका बेटा इधर मौजूद है ना, अगर आपसे मिस्टेक हुई है उसको पकड़े, उसको पकड़ के अंदर करें, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है उसको पकड़ के अंदर करने की, ठीक है। लेकिन उसमें देखे ना दिलशाद भाई, उसमें एक लॉजिक है कि गलती बाप ने की, बेटे को तो उस तरीके से पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बेटे को सजा दी जाए। इस चीज से लेकिन उनसे जुड़े अभी जनरल ज़ियाउल हक के दौर के जो लोग उस टाइम कैबिनेट के लोग थे, वो अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। अगर ये काजी फाइज ईसा साहब को बड़ा शौक है कि वो पुराने फैसले कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को इम्प्लीमेंट भी करें। जिन लोगों का कसूर था उनको लेके भी आए। बेनजीर भुट्टो, उसके बाद हमने उनके साथ क्या किया है, ऐसे ही है। पहले उनके तो कातिल अभी भी मौजूद होंगे, कातिल अभी भी मौजूद है, ठीक है। उनको जिला वतन कर दिया गया। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी लेके आया, मैंने उनके साथ क्या किया। अभी देखें, अभी आप लूली लंगड़ी घूमते बना रहे हैं, जानबूझ के लूली लंगड़ी घूमते बना रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी चल ही ना सके। ठीक हो गया, और ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहे, और जो पावरफुल लोग हैं या जिन लोगों की वजह से या जो लोग इस कंट्री को चला रहे हैं वो चलाते रहे। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है और होता रहेगा। अगर हम आज इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, अगर दिलशाद भाई ये बातें कर रहे हैं, उसकी रीजन यही है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। नहीं तो अदरवाइज हम भी यहाँ पे आप भी नारा लगा दे, मैं भी लगा देता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में हर चीज अच्छी है, बात खत्म, घर चले जाओ, और बाद में जाके रो, अंदर अंदर अपने जमीर से मुतमिन ना हो। क्या आपको लगता है कि जो लोग ये कहते हैं मीडिया पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के, भाई पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है, हर चीज बेहतर है, क्या आपको लगता है उनका जमीर मुतमिन होगा? वो दिल से ये बात करते होंगे? दिल से तो ये बात कोई नहीं करता, बस ये है कि थोड़ा सा दिखाने के लिए लोगों को कि हम बड़े मोहब्बे वतन है। और ये मोहब्बे वतन होने की ये निशानी है, ये लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं, प्रिटेंड करवाते हैं। और मैं उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेन चीज पाकिस्तान में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कश्मीर का विजिट रहा, वहां पे भी ऑब्जर्व किया कि जैसे ही रमजान आया है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, हमारे यहाँ पे फल सब्जी हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ इजाफा बल्कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इंडिया में एक तो आप जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपके एरिया में, आपकी स्टेट में कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं या वहीं पे रही हैं। नाजिया जी से भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीएए बिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम, जय जय श्री राम। और नाजिया इलाही खान की तरफ से सभी व्यूअर्स को रमजान की बहुत 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 मुबारक। और रमजान का महीना बहुत पवित्र, बहुत पाक और बहुत सुकून का महीना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दबंगई, जंगजू और जितने भी आतंकी दिमाग के मुसलमान हैं, वो ये एक महीना तो एटलीस्ट शांति से रहें। ऐसे ही है नाजिया जी। और एक और चीज, ये आपने मुबारकबाद दी रमजान के हवाले से, मैं कहता हूँ बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे मतलब बहुत सिख भाई हैं जिन्होंने हमें रमजान के महीने में मुबारकबाद दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलना, उनके मतलब मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और बड़ी चीज ये मैं बताता चलूं कि रमजान के स्टार्ट में
जो मुसलमान रोजा रखते हैं उन्हें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, खांसी आए तो पानी का भी बोल देते हैं कि पानी पीना है और होता थोड़ा है। सा 2-4 रोजों में हाँ, साथ में ऐसा रहता है। 3 4 5 रोजे तक ये प्रॉब्लम होता है, फिर हम यूज टू हो जाते हैं। ऐसा है। नाज़िया जी, सीए बिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? फिर रमजान और महंगाई, पाकिस्तान में जो चीज हम फेस कर रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया में रमजान आते ही क्या चेंजिंग्स आती हैं, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के या जिस तरीके से भी रमजान को गुजारते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले सीएए के हवाले से बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। बस इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, और 2019 में जब राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था और काफी भारी बहुमत की वोटिंग से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास हुआ था। उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग करने पर, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने पर, उसके कानून बनाने पर 4 साल, मोर देन 4 ईयर टाइम लगा। और सारी ड्राफ्टिंग जो है वो 40 पेजेस की नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। मैं ये बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब पसंद समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है। वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है, हम और मीडिया में कोई देख रहे अब्दुल हैं, और अब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया में देख रहे हैं, बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल हैं, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ ढा दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। भाई 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50 60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है जाने वाने की, कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ, और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो, दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानिहाल कई कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले, आज अफ्रीकन बोलते हैं अपने आप को, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और और रामायण पढ़ने वाले, और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं। प्रभु राम के पुत्र ने लाहौर बसाया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब वहां पर हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर के की आवाजें आती हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। तो आज जब भारत में हमारे ही उन हिंदू भाई बहनों को, माता बहनों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, उनको मान सम्मान देने की कोशिश की जा रही है सीएए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए, जो जो मेरे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अत्याचारित हुए हैं, हम तो उनको बुलाएंगे ना। आप सोचो, 1947 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, आज 1% है। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदू थे, आज 5.4% हिंदू हैं। तो हमें तो तकलीफ होती है ना, हमें तो दुख होता है ना। और जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदू माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है, हिंदू माँ बहनों का कन्वर्शन होता है, मियाँ मिट्टू को एक काम दिया गया है कि भैया तुम्हें हर महीने 1000 बच्चियों को कन्वर्ट करवाना है। तो ये सारी चीजें हम कब तक अपनी आंखों से देखते रहेंगे, कान से सुनते रहेंगे, और हम खामोश रहेंगे। देखो, आपके ही पाकिस्तान के डॉक्टर रमेश कुमार ने ये क्लेम किया था नेशनल असेंबली में कि 5000 हिंदू जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, और हर साल हो रहे हैं पाकिस्तान से, वो नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद देखो, आपके पाकिस्तान का ही औरत फाउंडेशन है जो ये बात यूएन को भी भेजा है थ्रू मेल, और साथ साथ आपके आपके पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई गई है, औरत फाउंडेशन ने उठाया है कि आखिर हजार हर महीने जो नॉन मुस्लिम मतलब सनातनी बेटियों का जो कन्वर्शन कराया जाता है जोर जबरदस्ती हर महीने, ये ठीक नहीं है। आप औरत फाउंडेशन के वेबसाइट में जाइए अपने पाकिस्तान के, आपको दिख जाएगा सारा दर्द। आपको मैं बता दूं कि 2014 की रिपोर्ट है आपके पाकिस्तान की कि 1000 क्रिश्चियन और हिंदू औरत को पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है आपके पाकिस्तान का।
ये आपके पाकिस्तान का ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है। 2003 में एक 6 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है, आफरीदी ट्राइब ने किडनैप किया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, प्रोवांस के वहां से, और पहले रेप किया उसका, पहले उसका रेप किया है 6 साल की बच्ची का। 2003 का की मैं बात बता रही हूँ, आफरीदी ट्राइब ने किया, और उसके बाद रेप करने के बाद वो जिंदा नहीं बची, उसके पूरे परिवार को कन्वर्ट कराया इस्लाम में। उसके बाद फिर आप देखो अक्टूबर 12 अक्टूबर 2012, रायन संतोन और क्रिश्चियन बॉय 16 साल का है, जो अपने आप को झाड़ियों में, उसके बाद फिर केला गाछ का कोई आप लोगों का जगह है वहां पर अपने आप को छुपाया है, उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसको खड़ा कर करके क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया। फरवरी 2012, रिंकल लता और आशा कुमारी, इनके इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया ताकि ये अपना पजामा खोल दें और ये अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका ह्यूमन राइट्स का डेटा बोल रहा है। नादिया जी, इधर एक चीज ये भी है, मतलब ठीक है ये चीजें जो आपने बताई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, या मतलब देखें दोनों साइड का हमें थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं सीएए के हवाले से, सीएए के अगेंस्ट, उसकी क्या रीजन है? पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, बांग्लादेश में ये इश्यूज हैं, अफगानिस्तान में लेट्स सपोज ये इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया में क्या वजह है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं? मुझे उस चीज की समझ नहीं आई। देखिए, अवेसी इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि भारत में पहले ही 82.7% सनातनियों की मेजोरिटी है। अब ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सारे हिंदू आकर के यहाँ पर सिटीजनशिप उनको मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो 90% पॉपुलेशन हिंदुओं का हो जाएगा। हालांकि अवेसी, मदनी और बुखारी, ये सारे लोगों का हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रहा है कि वो अपने मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाएं। आपने हालिया में सुना होगा कि दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था, मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का अपने वेबसाइट पर जारी किया था। भारत में बोला था कि ऐसा, जी जी, नहीं नहीं, भारत में होते हुए वो गजवाए हिंद करेंगे। तकरीबन 8 राज्यों में दारुल उलूम ने गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बिछाई थी, और गजवाए हिंद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था, और ना जाने पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लफंदरों को अरेस्ट भी किया गया है, जो आंकड़े आपको गूगल पे मिल जाएंगे। बजाफ्ते 8 राज्यों में एक एक ग्रुप मिलकर के काम कर रहा था, जो भारत के अंदर गजवाए हिंद करेगा। जी एक अब साइड पे, दूसरी बात, जी लेट मी जी, फिनिश, अब दूसरी बात आ रही है कि अवेसी को तो मैं भारत का नागरिक मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका इतिहास है कि असदुद्दीन अवेसी राजोकार की फौज का आखिरी सिपाहसालार है, और उसके बाप दादा ने पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान के समर्थन में, पाकिस्तान के फायदे के लिए राजोकार की फौज बनाई थी, जिसने भारत के विरोध में काम किया था, और वो उसी का आखिरी चश्म चिराग है राजोकार की फौज का। तो वो तो चाहेगा ही कि भारत का बुरा हो, वो कभी नहीं चाहेगा। देखो शोएब, आज भारत अपने गोल्डन पीरियड में चल रहा है, आज भारत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। अच्छा, मैं दो दो चीजें और तुमको बताना चाहती हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो, इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। नादिया जी अभी आपने ही बोला कि भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि बहुत तेजी से वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। एक साइड पे हम ये सुनते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, इंडिया में बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर वर्क हो रहा है, और फिर बहुत से लोगों से पाकिस्तान के बाहर, मतलब यूएई का जब थोड़ा विजिट रहा, वहां पे इंडियन मुस्लिम से भी मिला, इंडियन हिंदू भाइयों से भी मिला, क्रिश्चियन से भी मिला, या ऑनलाइन भी सेशन रहता है, या व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात होती है, वो तो लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, खत्म हो चुका है या खत्म होता नजर आ रहा है। मैंने अगर 100 लोगों से बात की, 90% लोगों ने बीच में से यही बोला है। तो फिर दूसरी साइड पे अगर ये सब चीजें सीए के अगेंस्ट हो रही है, तो इसका मतलब है अभी भी वहां पे, मतलब एक सवाल है कि इसका मतलब है अभी भी वहां पे ये हिंदू मुस्लिम कंसेप्ट चल रहा है कि हमारी आबादी ज्यादा हो जाए, आपकी आबादी कम हो जाए, या आपकी आबादी कम ज्यादा हो जाए, हमारी कम हो जाए। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट आया। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ शेब, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जी
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं उसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, बल्कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं, मेरे ख्याल से 30 या 31 से ऊपर लाया है, जो जिससे लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। लेकिन हिंदुओं ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। अगर अवैसी भड़काऊ भाषण बंद कर दे, अगर अगर दारुल उलूम मदनी गजवाए हिंद का नारा बंद कर दे, अगर बुखारी लव जिहाद का प्रमोशन बंद कर दे, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं और दावा दे रही हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि मेरे भारत में हिंदू मुसलमान कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब आती है शिक्षा की बात, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। डेफिनेटली मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। अब आप समझें कि मुसलमान में जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो हमारे मुसलमान युवाओं को तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, तरक्की के विजन और फोकस में उनको उनको अपने खुद को समर्पित नहीं करने दे रहे हैं उनको, क्योंकि देखो, अवेसी है, मदनी है, बुखारी है, तौकीर रजा है, इनकी दुकान कैसे चलती है? इनकी दुकान चलती है कि इनके पीछे पीछे 10 जाहिले आजम और 10 ठरके आजम घूमता है। अवेसी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुगले आजम जिंदाबाद, ये करता है। और ऐसे लफंदर अवेसी को चाहिए, हर हाल में चाहिए, इसीलिए वो चाहता है कि मुसलमान तबका युवा जाहिल रहे ताकि उसकी दुकान चलती रहे। लेकिन उनकी ही स्टेटमेंट मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी, एक मतलब शॉर्ट्स देख रहा था, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया कि जो यूएई में मंदिर बना है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हुए हैं या ना खुश हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि भाई दो कंट्रीज के दरमियान अगर रिलेशन बेहतर हो रहा है मंदिर बनने से, और अगर इंडिया ने परमिशन ली, वहां से मतलब जगह मिली और फिर मंदिर बना, तो अच्छी बात है, मतलब रिलेशन बेहतर हो रहा है। वहां पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं, इंडियन रहते हैं, तो वो जाएंगे अपनी पूजा कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतनी ही सोच अगर हमारे पाकिस्तान के जो मौलाना हजरात हैं ये रखें कि हाँ भाई अगर कहीं पे बन रहा है तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर भी बहुत फर्क नजर आता है सोच का। नाजिया जी, अगर बात करें रमजान की, रमजान स्टार्ट हो चुका है, आपके वहां पे मार्केट का विजिट आपका रहता होगा, या एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको चीजों का आइडिया होगा कि भाई महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, जरूर शेयर करिएगा। हमारे यहाँ पे तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ, चाहे लाहौर हो, मतलब बड़ा कोई शहर हो, या फिर कश्मीर का कोई एरिया हो, या बलोचिस्तान का एरिया हो, रमजान आते ही चीजों की कीमतों में डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शोएब, कि हम कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था, और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है। और आई थिंक 3200 का मैंने, मेरे जहां पर मैं बैठी हुई हूँ उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका, तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है, पूरा राशन। और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है। हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब 2-3 kg के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा, और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा ऑलमोस्ट। जो यहाँ मैं पे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाती हूँ, मैं तुमको सुप्रीम कोर्ट का भी खाने के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट जाती हूँ, उसके बाहर में 55 रुपए में पूरा मील मिलता है, दोपहर का पूरा खाना मिलता है 55 रुपए में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में बोल देती हूँ, क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लोग बहुत हाई फाई समझते हैं, पर उसकी कैंटीन में आप 107 या 110 रुपए में, मैं अपने फ्रेंड सुशील के साथ बैठ करके मैंने लंच भी किया था, मैंने कड़ी चावल खाया था, उसने नॉन वेज थाली खाई थी, तो चिकन वाली, तो हमारा पूरा का पूरा बिल आया था 315 रुपए। अच्छा 315 रुपए। ठीक हो गया। नाजिया जी, एक और खबर है कि चाइना प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? चाइना का क्लेम है शायद कि ये हमारा एरिया है, इंडिया कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और दूसरे नंबर पे एक मेन चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था या जो मैं स्टडी कर रहा था, कि इंडिया की जहां पे बात आती है तो इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो मालदीव हो या चाइना हो, बिल्कुल एक ही लेवल का रिएक्शन देती है। ऐसा नहीं कि छोटा कंट्री है तो उसे, बल्कि छोटे कंट्री को वो उस तरीके से रिएक्शन नहीं देती।
चाइना कुछ इस तरीके से बात करे तो बहुत क्लियर स्टांस आता है, यूएस कोई बात करे तो क्लियर स्टांस आता है, यूके की एग्जांपल सबके सामने है कि प्रॉपर एक दफा नाको चने चुपवाए। लेकिन मालदीव का एज सच, और मालदीव ने जिस तरीके से काम किया या जिस तरीके से उन्होंने बात की इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया है सच, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं उस तरीके से आई। देखो शोएब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, वो बहुत दूसरी मिट्टी से बने हुए हैं, बहुत दूसरी मिट्टी से। उनको भारत की तरक्की से मतलब है। उनको भारत के नागरिक के सर पर छत होना चाहिए, पेट में चावल होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए या कारोबार होना चाहिए। और अभी मैं चाइना पर बिल्कुल तुमसे बात करूंगी। और मैं पहले ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनोग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। और चाइना आया कहां से तय करने वाला, उसको ये उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला ही क्यों? अब मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगी कि चाइना में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इवन चाइना ने बड़े दावे से ये बात कहा है कि 2028 तक जितनी भी मस्जिदें हैं वो चाइना तोड़ देगा। चाइना मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर हगने और मूतने की जगह बना रहा है। चाइना किसी को दाढ़ी नहीं रखने दे रहा है, सर पे टोपी नहीं पहनने दे रहा है। इवन मेरा तीन पिटिशन मेरा चाइना के गवर्नमेंट को मैंने मेल किया है कि आप इस तरीके से मुसलमानों को आप अत्याचारित नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 4 5 महीने में मैं इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट लेकर के जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते मैं इस तरह से मुसलमानों को अत्याचारित होते हुए नहीं देख सकती हूँ। और ये बड़े आ गए मुंह चौड़ा कर करके कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये तय करेंगे कि ये कब से हो गया। अब आती है बात कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश तरक्की करेगा तो ही देश का नागरिक तरक्की करेगा। ये कल की स्पीच है। अब आप देखो कि मोदी जी ने फाउंडेशन प्रोजेक्ट डाला है 4.700 करोड़ का बहुत सारे स्टेट्स में, जिसमें पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है आजमगढ़, उसके बाद फिर सरस्वती, उसके बाद चित्रकूट, फिर अलीगढ़ एयर प्रोजेक्ट, 15 एयरपोर्ट उन्होंने इनोग्रेट किया है। न्यू टर्मिनल चौधरी चरण सिंह उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उन्होंने इनोग्रेट किया है। हमारे पीएम ने और इनोग्रेशन किया है महाराज सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ कंस्ट्रक्शन जो 108 करोड़ का जिसका लागत आया है। उसके बाद फिर 0.5342 किलोमीटर रोड बिल्ड किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत सड़क योजना के तहत, जिसकी लागत आई है 3.700 करोड़। उसके बाद फिर पीएम मोदी जी ने 12 रेलवे नए प्रोजेक्ट्स को उन्होंने इनोग्रेट किया है, जिसकी लागत आई है 8,200 करोड़। उसके बाद फिर उन्होंने तीन प्रोजेक्ट बिल्ड किया है नमामि गंगा योजना के हिसाब से, जिसकी लागत आई है 1.114 करोड़। तो भाई, देश तरक्की करेगा तो ही तो देश के नागरिक तरक्की करेंगे ना। अब चाइना ये सोच रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत से मिलता है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका बॉर्डर उनको टच करता है, तो इससे हमें क्या लेना देना है। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में के बॉर्डर के इस पार बहुत सारे अरब के सेनाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो पाकिस्तान उछल पड़ा रहे, यहाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ क्यों दे रहे हो, अरे क्यों नहीं देंगे, हम अपनी जमीन पर दे रहे हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करें अपने देश में, तुमको किसने बोला रोक टोक करने के लिए। देखिए, अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी शोएब कि देखिए, चाइना पाकिस्तान का आका चाइना है। मुझे लगता है कि मुसलमानों पर जितना अत्याचार चाइना में हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आवाज उठानी चाहिए थी, पाकिस्तान के मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि आपके पाकिस्तान में 91% सिर्फ मुस्लिम है। और जिस हिसाब से आपके कनेक्शंस हैं, आप चाइना को अब्बू बोलते हैं, फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। पर हम तो उठा सकते हैं ना, हम तो उठाएंगे, हमें तो ये फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना घबराया है, जिस हिसाब से चाइना डरा है, एक टनल ने चाइना को हिला डाला है, इससे मुझे उसकी फड़फड़ाहट बहुत पसंद आई है, मुझे तो बहुत मजा आया है।
और मोदी जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि इंडिया रिजेक्ट कर रहा है चाइना के क्लेम को। हम अपने अरुणाचल प्रदेश में जितने चाहेंगे उतने प्रोजेक्ट डालेंगे, जितने चाहेंगे उतने टनल बनाएंगे। चाइना को अगर कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति अपने पास रख सकता है। नाजिया जी और मैं नहीं एक तो एक और एक नहीं तो फिर कोई कनाडा ने अब कुछ बात रखी थी, हमने प्रूफ मांगा, भाई प्रूफ दे दो। मालदीव्स ने कुछ बोला तो आज मालदीव्स के हाथ में भी लगभग भिख का कटोरा है, तो भाई वैसा ही कुछ होगा। और वैसे ही चाइना की जीडीपी अभी बहुत नीचे गिरती चली जा रही है, वो लोग बहुत परेशान है। अच्छा उनके उनके फॉरेन, अच्छा चाइना को पता भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश। शोएब सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश है, ये चाइना को पता नहीं था। ये उसके फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक टनल बना है जो तिब्बत को टच कर रहा है। ये चीज मुझे आपसे पता चली है, लेकिन एक चीज जो मैंने भी नोट की है और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग कहते हैं, और इवन मुझे पाकिस्तान से बहुत से लोग आपके हवाले से ये कहते हैं कि भाई वो जो है मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत बात करती हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट देती हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि एक साइड पे आप पाकिस्तान या इंडिया की, ये मेरा सवाल नहीं है, ये देखने वालों का क्वेश्चन है। आप और मुझे, मैं ये जानता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन किया जाए आप भी लॉजिक उसका आंसर करेंगी। एक साइड पे आप इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से बात करती हैं कि भाई ये मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, दूसरी साइड पे आप ये कह रही हैं कि चाइना के मुसलमानों के साथ खड़ी हूँ। ये चीज जरा देखने वालों को समझाइएगा। देखिए मैं हर उस मुसलमान के साथ खड़ी हूँ जो शिक्षित होना चाहते हैं, जो जबरदस्त। अपने अपने देश के साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। शोएब आप मुझे रात में 2 बजे भी रिकॉर्डिंग के लिए बोलते हैं, शायद ही जी, मैंने कभी ना किया होगा, ऐसा शायद ही। नहीं। क्योंकि मैं आपके एफर्ट को देखती हूँ, मैं आपकी मेहनत को देखती हूँ। आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान के युवा हमारे भारत की तरक्की को देखें और वो भी सोचे कि उनका भी पाकिस्तान ऐसे तरक्की हो सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए मैं आपके एक कॉल पर मैं बैठती हूँ रात के 2 बजे भी। शायद ही मैंने एक आध बार बोला होगा कि आज नहीं कल करते हैं रिकॉर्डिंग। तो ऐसे उसी ही। तरीके से मेरे भारत में जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां, जो बेटे पढ़ना चाहते हैं मुसलमान बेटे, मैं उनके साथ होती हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो पैंट का जिप खोल करके सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है, वो चाहेगा कि नाजिया उसको समर्थन करे, नाजिया उसकी तारीफ करे, तो वो तो मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। देखिए अगर कोई दाढ़ी रखना चाहता है मुझसे, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। कोई टोपी पहनना चाहता है, मुझे उससे आपत्ति क्यों होगी? मैं भी नमाज पढ़ती हूँ तो मैं भी पूरा पूरा नमाज की तरीके से दुपट्टा बांधती हूँ, बिल्कुल बांधती हूँ। लेकिन जब मैं इनसाइड द कोर्ट रूम होती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक वकील होती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई जात धर्म नहीं होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुसलमान शिक्षित हो जाए, मुसलमान अपने करियर पर, अपने विजन पर फोकस करे और जिस देश में भी रहते हैं उस देश की तरक्की में अपनी तरक्की को खोजे। जी जी आप देखिए शोएब, अभी आप कश्मीर से एक दौरा करके आए, जी। आपने कितने लोगों से बातचीत की, कुछ क्लिपिंग्स मेरे पास भी आई, मैंने भी उसको देखा। आपको मैं मतलब अपने पिटिशंस भेजूंगी। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैं सरकार से बात कर रही हूँ कि पीओके में रहने वाले जितने भी अत्याचारित लोग हैं उनको एटलीस्ट हम अनाज, पानी, बिजली और नेटवर्क देना स्टार्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं लीगल वे में काम करती हूँ, जी जी। मैं भाषणबाजी पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ शोएब। और हमेशा जब भी मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठती हूँ मैं सबूतों के साथ बैठती हूँ, है ना? तो ऐसा ही है। उसी तरीके से मैं पीओके के उन अत्याचारित लोगों के लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप में ली हूँ। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सरकार मेरी बात जरूर सुनेगी और पीओके के अत्याचारित और भूखे लोगों के लिए कम से कम खाना और अनाज, उसके बाद फिर बिजली, पानी, 2-4 हॉस्पिटल्स हम जरूर प्रोवाइड करेंगे पीओके के लोगों के लिए। ठीक है। और हम इस मैं चीज का जरूर जरूर और मतलब शुरुआत करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अब इस बात पे भी बहुत से लोगों को गुस्सा होगा कि भाई इंडिया कश्मीर में क्यों करेगा, पाकिस्तान साइड कश्मीर में क्यों करेगा, हम क्या सऊदी अरेबिया से, मैं ये चीज बहुत गारंटी से कह रहा हूं, मैंने तो वहां का विजिट किया है, सऊदी अरेबिया से फंडिंग लेके, जुकात लेके कश्मीर में हमने कुछ घर बनाए, उस पैसों में भी बहुत सी दो नंबरी हुई, करप्शन हुई, लेकिन कुछ घर बनाए। कतर से हमने पैसे लेके कश्मीर में, जी कश्मीर के लोग बहुत भूखे हैं, बहुत गुर्बत है वहां पे हमने कैंप लगाए। हम अगर वहां से पैसे ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं ले सकते? और मैं तो ये कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ किसी से भी पैसे ना लें, वहां पे खुद डेवलपमेंट करें। जो क्लेम ये कर रहा है कि भाई मुझे बहुत मोहब्बत है, उसे चाहिए मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकली करे। यहीं पे इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। बहुत सी बातें थी, मैं एक लास्ट में बात कहना चाहूंगी
क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन सीएए पर था, सिटीजनशिप जी, जी। अमेंडमेंट पर था, जी। तो मैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ से और मरियम नवाज, क्योंकि बहुत यंग चीफ मिनिस्टर वो बनी है, तो उन दोनों से मेरी गुजारिश है कि अवैसी साहब और मदनी साहब हर रोज कैमरा के सामने कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान की सरकार और वजीर आजम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करवाएं अपने पार्लियामेंट में, और उन अत्याचारित भारत में रह रहे मुसलमानों को पाकिस्तान बुला ले प्लीज, और अटारी और वाघा बॉर्डर तक भेजने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ कि जो जो मुसलमान नहीं भी जाना चाहेगा भारत से, मैं धक्के दे करके पाकिस्तान भेजूंगी पक्का। लेकिन जो आपके पाकिस्तान के वजीर आजम है, बस वो इस बिल को पास करें और भारत में अवेसी के हिसाब से, मदनी के हिसाब से और बुखारी के हिसाब से जो भी मुसलमान अत्याचारित है उसको बुला ले पाकिस्तान। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की सरकार। और मैं भी सवाल छोड़ता चलूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, या देखने वालों के लिए कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई बिल पास होता है, सीएए या इस तरीके से